गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उज्जवल शुक्ला आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्टा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके सामने क्लास 12 का एक टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है डायरेक्टिंग। वैसे तो डायरेक्टिंग पे हमने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, मेरे प्रीवियस वीडियोस में मैंने डायरेक्टिंग पे बहुत सारी चीजें कंटेंट डाल चुका हूँ, लेकिन उसके दो टॉपिक्स बचे हुए थे जिसमें एक है लीडरशिप का और दूसरा है कम्युनिकेशन का। तो डायरेक्टिंग एज अ लीडरशिप क्या होता है आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि लेक्चर शुरू करूं, इट्स हम्बल अपील, प्लीज फॉलो एंड सब्सक्राइब कॉमर्स विस्टा और इसके कंटेंट्स को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा ताकि सब लोग तक मेरी मदद पहुंच सके। तो लेट्स सी व्हाट इज लीडरशिप अंडर डायरेक्टिंग। अब आपके सामने बोर्ड पे मैंने लीडरशिप एज अ डायरेक्टिंग पार्ट जो है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आइए उसको देखते हैं। मेन है सबसे पहले, अगर लीडरशिप देखा जाए, लीडरशिप का मतलब होता है किसी का रिप्रेजेंटेशन करना। ठीक है, किसी का वो बनना, प्रतिनिधि बनना। अब हमारे जैसे पॉलिटिकल लीडर्स है, अगर मैं उन्हीं के सेंस में इसको बात कर लूं तो हम अपने पॉलिटिकल लीडर्स को किस तरीके से चुनते हैं। जैसे सीएम है, सीएम साहब है, पीएम है, और एमएलएज हैं, एमपीज हैं, या स्टेट लेवल पे मिनिस्टर्स होते हैं, जो भी हैं। ठीक, ये हमारे क्या है, हमारे लीडर्स ये ना हमें रिप्रेजेंट करते हैं, हमें एक तरीके से गाइड करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, कहाँ कैसे जाना है। ठीक, सेम उसी सेंस में बिजनेस के अंदर भी लीडरशिप की जाती है। ठीक है, और ये लीडरशिप किसी पॉलिटिकल पार्टी से क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस होकर नहीं या प्रभावित होकर नहीं की जाती। यहाँ पे जो लीडरशिप है वो किसी न किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए की जाती है। ठीक, वो गोल कुछ भी हो सकता है, किसी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट कंप्लीट करना हो, किसी प्रोडक्ट को डेवलपमेंट हो, या कोई और चीज हो। ठीक, तो ओवरऑल हम इस बोर्ड पे लिखी हुई क्या कहते हैं जो डेफिनेशन है उस पे हम देख करके चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये एक प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस है जो मैंने पहले बता दिया था। ठीक है, इन्फ्लुएंस हमेशा अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल के लिए होता है। कॉमन गोल का मतलब है कि कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं जो कि कंपनी के लिए काम करते हैं और उन सब का एक ही मोटिव होता है, टू पुश द कंपनी अप, और ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, अच्छा खासा बिजनेस का एनहांसमेंट यानी डाइवर्सिफिकेशन हो। दैट्स इट। ठीक है, तो अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल हुआ। तीसरा है, अगर लीडरशिप करनी है, इन्फ्लुएंसिंग करनी है, तो मिनिमम 2 और मोर पर्सन होने चाहिए। आप अपने खुद के बिहेवियर से लीडरशिप क्रिएट नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं खुद में सोचूं कि हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ वगैरह सब कुछ, तो ये मेरे खुद के सेल्फ जो मोटिवेशन है ये मुझे कहीं ज्यादा देर नहीं देगा, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत देर तक मोटिवेटेड नहीं रख सकता। कोई भी आदमी अपने आप को बहुत देर तक मोटिवेटेड नहीं रख सकता। मेन चीज क्या है, हम हमेशा जब किसी से प्रभावित होते हैं वो बाहरी पक्ष से प्रभावित होते हैं। अगले बंदे को देखते हैं तो हमें उसको देख लगता है कि हाँ मुझे इसकी जैसा बनना चाहिए। ठीक, तो वही चीज लीडरशिप में भी होती है कि लीडरशिप में अगर आपको किसी को अपने लिए इंड्यूस करना है, मतलब इन्फ्लुएंस करना है कि वो आपके लिए काम करे, लेकिन फ्री अपने मन से काम करे, ना कि कोई जोर जबरदस्ती की नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सब नहीं। ठीक, ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना ही लीडरशिप कहलाता है। यानी आप उसको ऐसे मोटिवेट करो, ऐसे मोल्ड करो कि वो आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक, और वो भी अपने मन से, ना कि जबरदस्ती से। तीसरा है विलिंग कोऑपरेशन, कि वो अपने साथ काम करना चाहे, ना कि फोर्सफुल कोऑपरेशन हो, कि जबरदस्ती किसी से काम नहीं करवाया जा सकता, उसको उसके मन से काम करवाया जा सकता है। और यही चीज लीडरशिप में सिखाई जाती है। ठीक है, अब आगे आपके सामने मैं इसके फीचर्स रख रहा हूँ, फीचर्स के बाद टाइप्स ऑफ लीडरशिप रखूंगा कि किन किन तरीके से लीडरशिप की जाती है। ठीक है, इससे पहले फीचर्स देखते हैं। बात की थी फीचर्स ऑफ लीडरशिप की, तो कुछ खास पॉइंट्स नहीं है उसमें, 2-3 पॉइंट्स मैंने और ऐड किए हैं, जिसमें पहला है कंटिन्यूअस प्रोसेस का, दूसरा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का, किसी बीच में, लीडर और फॉलोअर के बीच में। मेन ऑब्वियसली क्या है कि भाई इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर है। ठीक है, लीडरशिप यही है मेन। दूसरा है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस, हम एक बार लीडरशिप करके छोड़ नहीं देते हैं, हम मतलब इसको एक तरीके से साइकिल की तरह फॉलो करते हैं। एक काम हुआ फिर दोबारा उसको करेंगे, फिर दोबारा करेंगे, और जब तक टारगेट पूरा नहीं हो जाता हम उस लीडरशिप की एक्टिविटी को छोड़ते नहीं है। ठीक, फिर तीसरा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का मतलब है कि लीडर और फॉलोअर में एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म हो जाता है। एक लीडर यानी कोई भी हो, चाहे वो एक डायरेक्टर हो या एक पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, वो अपने से नीचे वालों को हमेशा पर्सनल टच में रखता है ताकि उनसे बहुत अच्छे से काम निकलवा सके और काम ले सके। ठीक, और उन्हें एक अपनेपन वाली फीलिंग दे सके। ठीक है, ओवरऑल। और फिर है कि वही सेम है
इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए, ये एक विलिंग कोऑपरेशन है, ना कि फोर्सफुल कोऑपरेशन है। ठीक, तो लीडरशिप में कभी भी फोर्सफुल कोऑपरेशन नहीं किया जा सकता, हमेशा वॉलेंटरी कोऑपरेशन की एक्सपेक्टेशन की जाती है। ठीक है, अब आइए बात करते हैं स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप की, उसके बाद चलेंगे कम्युनिकेशन पर। बात करते हैं पहले स्टाइल ऑफ लीडरशिप की, ठीक है, जिसमें है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इसे बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी कहते हैं। बॉस सेंटर्ड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसमें सारी डिसीजन मेकिंग, सारा काम, फंक्शनिंग, सब कुछ बॉस डिसाइड करता है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है और कब करना है। ये सारी चीजें बॉस डिसाइड करेगा और अपने नीचे वालों को सप्लाई कर देता है कि आपको इसको मानना होगा। ठीक, ओवरऑल एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइजेस कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट्स, centralizes power in himself। ठीक, तो मेन है सारी पावर अपने पास कर लेता है, सिर्फ अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर जारी कर देता है कि ये चीज हो जानी चाहिए, ये चीज करनी है, ये चीज करनी है और आपको इसको ऐसे करना है। ठीक है, एडवांटेजेस में क्या है, यहाँ पे सबसे पहला एडवांटेज है क्विक डिसीजन मेकिंग। ऑब्वियस सी बात है, अगर भाई ऑथोरिटेटिव यानी डिक्टेटरशिप, और एक्चुअली ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को डिक्टेटरशिप भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे अपनी बात मनवानी होती है कि आपके सबऑर्डिनेट्स को आपकी बात माननी ही पड़ती है, क्योंकि वहां पे आपने कोई पावर शेयर ही नहीं किया है। जब पावर ही नहीं शेयर किया तो क्या, सारा डिसीजन आपके पास है, आप चाहे जो चाह करो और जितनी चाहो उसको सर्कुलेट करा दो। ठीक, दूसरा, प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन टू द लीडर हु डिक्टेट्स टर्म्स। ऑब्वियसली अगर मुझे ही सबको डायरेक्शन देना हो, सबको बताना हो कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तो ऑब्वियस ये बात है मेरा मोटिवेशन और सेटिस्फैक्शन लेवल बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। स्ट्रांग इसलिए क्योंकि लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट है ये सोच करके। ठीक, जिनको मैं मतलब चीजें समझा रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, वो सब के सब मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, इस वजह से मुझे और ज्यादा स्ट्रांग मोटिवेशन मिलेगा। लेकिन जहाँ पे फायदे हैं वहाँ नुकसान भी है, आइए नुकसान देखते हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि इसमें जो सबऑर्डिनेट उनमें फ्रस्ट्रेशन और लो मॉरल पहुंच जाएगा। हो सकता है कि आपका सबऑर्डिनेट आपसे ज्यादा अच्छा समझता हो चीजों को और वो आपको बताना चाहता हो, लेकिन आप एज अ बॉस उसको चुप करवा देते हैं कि तुम्हें ज्यादा आता है मुझसे, तुम ज्यादा जानते हो, मैं इतने सालों से इस बिजनेस को चला रहा हूँ। आप कुछ ऐसी लैंग्वेज फॉलो करते हैं। ठीक, इस लैंग्वेज को फॉलो करने की वजह से मेन होता है क्या है कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहता है यार इसको कुछ आता जाता तो है नहीं, व्यवस्थी का धौंस जमाता है बॉस होने की और कुछ नहीं। तो वहां पे लो मॉरलिटी भी होगी और फ्रस्ट्रेशन भी आ जाएगा। तो दूसरा है, सबऑर्डिनेट से कोई डेवलपमेंट नहीं होता क्योंकि जब उनको आपके ही डिक्टेशंस को फॉलो करना है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना को सेल्फ इनिशिएटिव ले ही नहीं पाएंगे। तो जब सेल्फ इनिशिएटिव नहीं लेंगे तो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, डायग्रामेटिकली भी मैंने प्रेजेंट किया हुआ है कि ये बॉस है ऊपर, ठीक है, उसके नीचे 3 सबऑर्डिनेट्स हैं। अब उसने किया क्या, डिसीजन लिया और नीचे सप्लाई कर दिया। अब इसको इम्प्लीमेंट करना सबऑर्डिनेट्स के हाथ में है। ठीक है, अब वही सेकेंड पे चलते हैं जो है पार्टिसिपेटिव टाइप ऑफ लीडरशिप। सेकेंड स्टाइल ऑफ लीडरशिप की बात करते हैं जिसका नाम है डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। डेमोक्रेटिक वर्ड से मतलब समझ में आ रहा होगा कि इसमें आप अपने नीचे सबऑर्डिनेट्स को अपने साथ इंक्लूड कराते हैं, उन्हें पार्टिसिपेट कराते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। ठीक है, तो मेन है इसको ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप भी कहा जाता है। ग्रुप सेंटर्ड इस वजह से क्योंकि इसमें बॉस और सबऑर्डिनेट्स दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, मीन्स आपस में डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, कॉन्वर्सेशन होता है, नेगोशिएशंस होते हैं और उसके बेस पे आपकी डिसीजन मेकिंग की जाती है। ठीक है, दूसरा है इसमें जो मैंने कहा कि इसमें जो बॉस है, लीडर है, वो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ यानी एम्प्लॉयज के साथ कंसल्टेशन करता है, उन्हें पार्टिसिपेट करवाता है, मतलब उन्हें अलाउ कर देता है कि आप इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हो। दूसरा है वो अपनी अथॉरिटी और जो मेन अथॉरिटी है उसे डेलीगेट या डिसेंट्रलाइज कर देता है। जहां हमने ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप में देखा था कि बॉस है उसने कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया था, सारा पावर उसके हाथ में थी, लेकिन यहाँ पे वो अपनी पावर्स को और मेन पावर्स मतलब अथॉरिटीज को डेलीगेट और डिसेंट्रलाइज करता है, लेकिन उतना नहीं करता कि उसको खुद को लॉस हो जाए। ठीक, एडवांटेज में अगर बात करें इसकी तो सबसे पहला एडवांटेज है वो है जॉब सेटिस्फैक्शन का। आपका सबऑर्डिनेट जब ये देखेगा कि हाँ कि बॉस मुझ में इंटरेस्ट दिखाते हैं, मेरी कैपेसिटी को कुछ समझते हैं, तो उसको एक मोटिवेशन फील होगा कि हाँ मैं भी कुछ हूँ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बॉस के लिए कुछ हूँ, तो वो अपने आप को बहुत ही मोटिवेटेड फील करेगा, उसका मॉरल और अप होगा। दूसरा है
कि क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा किस चीज के लिए, काम करने के लिए और कंपनी की तरफ कि हाँ कंपनी मुझे कुछ समझती है, मुझे एसेट की तरह ट्रीट करती है, मुझसे कंसल्टेशन लिया जाता है वगैरह वगैरह। ठीक, उससे होगा क्या, लेबर टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है लोगों के काम, मतलब टर्नओवर का मेन मतलब है काम छोड़ के जाना और काम पे ज्वाइन करना, मतलब जॉब छोड़ना यानी जॉब क्विट करना और जॉब ज्वाइन करना को ही टर्नओवर कहा जाता है। टर्नओवर का मतलब है आना जाना, मतलब आना जाना लगा रहना। ठीक, तो लेबर टर्नओवर और एब्सेंटीज्म दोनों को कम किया जा सकता है। ठीक है, अब भाई जहाँ प्लस है वहां माइनस भी होगा। तो माइनस ये है कि सबसे पहली चीज टाइम कंज्यूमिंग है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई अगर आप अपने स्टाफ को इसमें इन्वॉल्व करोगे तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, क्योंकि सबसे आपको पूछना पड़ेगा और जरूरी नहीं कि हर कोई आपके अकॉर्डिंग आपकी स्पीड पे जवाब दे पाए। दूसरा है डिसीजन इन डिले हो जाएगा, भाई जब टाइम कंज्यूमिंग है तो डिसीजन भी लेट आएगा। दूसरा है कंसल्टेशन विद सबऑर्डिनेट्स, जो है अक्सर ये देखा जाता है कि जो लीडर है उसको इनकॉम्पिटेंट शो करता है कि अगर कहीं है इसके अंदर तो दम ही नहीं है, ये तो अपने सबऑर्डिनेट से पूछ के काम करता है, ये कुछ नहीं कर पाएगा अपने आप से। ठीक, लेकिन ये चीज गलत है। अब अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फोकस करूं, मैं बीजेपी को ही फोकस कर लेता हूं कि बीजेपी में मेन क्या है कि जो हमारे पीएम साहब हैं वो जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनसे पार्टिसिपेशन करते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन किसका होता है, उनका खुद का होता है, यानी पीएम साहब का खुद का होता है, जिसमें मोदी जी भी, शाह जी भी शामिल होते हैं, बाकी मिनिस्टर्स भी शामिल होते हैं। वहां पे वो डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप अपनाते हैं, वहां पे ग्रुप एक्टिविटी होती है, वो सबसे पूछते हैं, सबका ओपिनियन लेते हैं और ओपिनियन लेने के बाद ही अपना डिसीजन फाइनल करते हैं। ठीक है, एनीवेज तो मेन है इसमें एक डायग्राम में बना देता हूं कि मान लीजिए ये लीडर है, ठीक, सर्कल है, सबऑर्डिनेट 1, सबऑर्डिनेट 2, सबऑर्डिनेट 3 और ये है सबऑर्डिनेट 4। तो जहां ये सर्कल की बात है वहां पे सारे सबऑर्डिनेट्स किसको फोकस कर रहे हैं, लीडर को फोकस कर रहे हैं। यही मेन इस स्टाइल ऑफ लीडरशिप का एक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है। ठीक, अब आइए बात करते हैं थर्ड का, उसके बाद चलेंगे कम्युनिकेशन पे। स्टे ट्यून्ड। थर्ड स्टाइल की बात करें तो इसे फ्री रेंज या लेजर स्फीयर भी कहा जाता है। फ्री रेंज इस वजह से क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी बॉस अपनी सारी पावर्स अपने सबऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर कर देता है। वो सीधे ये कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो बता देना, मैं अरेंज करवा दूंगा, लेकिन बाकी सारा काम तुम सब करोगे। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हो, प्लानिंग हो, कलेक्शन ऑफ इनपुट्स हो, कुछ भी हो, सारी चीजें सबऑर्डिनेट्स करते हैं, उसमें बॉस की कोई भी इंटरफेरेंस यानी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ठीक, वो सिर्फ और सिर्फ जो काम करने जा रहे हैं उसमें जो भी इनपुट्स रिक्वायर्ड है, जो भी इनपुट्स की जरूरत है, सिर्फ उन्हें साइन करके उसे सैंक्शन कर देता है और सैंक्शन करने के बाद अपने एम्प्लॉयज को कह देता है कि जाओ अपने से खुद से काम करो, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होने वाला। ठीक, तो इसमें फायदा ये है सिर्फ इतना है कि इसमें जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत ही मोटिवेटेड और हाई मॉरल फील करते हैं कि हाँ अब हम सारे करता धरता है, हमें सब कुछ करना है पूरा। ठीक, उससे मेन ये होता है कि आप अपना बेस्ट दे पाते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि हर स्टाफ यानी हर सबऑर्डिनेट उतना ही एफिशिएंट हो जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल दिस स्टाइल इन्वॉल्व्स कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी पूरा टोटल डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है। इसमें जो लीडर है वो पावर अवॉइड कर देता है, वो सारी डेलीगेशन जो मैंने पहले बताया था। एडवांटेज में अगर बात करें तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा जॉब सेटिस्फैक्शन पे और मॉरल ऑफ दी एम्प्लॉयज पे, उन्हें और ज्यादा हाईली मोटिवेटेड फील करेंगे। दूसरा है मैक्सिमम स्कोप फॉर डेवलपमेंट। ठीक, भाई अगर आपको खुद से ही काम करना है, आप अपने से इनिशिएटिव लोगे, सब कुछ करोगे, तो जाहिर सी बात है आपका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत हाई रेट पे होगा। अब अगर हम इसके माइनस पे ध्यान दें यानी डिसएडवांटेजेस पे ध्यान दें तो मेन चीज है सबऑर्डिनेट्स को बॉस से कोई भी गाइडेंस या सपोर्ट नहीं मिलता, उन्हें खुद से करना होता है सब कुछ। इसमें होता क्या है, कभी कभी वो गलत डिसीजन भी ले सकते हैं और इस गलत डिसीजन मेकिंग की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ सकता है। ठीक, दूसरा है इसमें लीडर का जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है, वो आता ही नहीं है, इन्वॉल्व ही नहीं होता। अब ये देखिए डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन मैंने किया हुआ है, सबऑर्डिनेट 1 2 3 4, लीडर बाहर है, लीडर इस सर्कल में है ही नहीं। ठीक, तो ये जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं सब आपस में मीटिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं और फाइनली उस चीज पे आगे आते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं कम्युनिकेशन को। कम्युनिकेशन है क्या और इसके कितने टाइप्स हैं। स्टॉप। कम्युनिकेशन की बात की थी। कम्युनिकेशन का मेन मतलब होता है अपने आइडियाज, मैसेजेस, फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन, कुछ भी या कोई इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो भी हो वो ओरली रिटन फॉर्म में
एक स्थान मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना या एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसमिट करना, ठीक। तो ट्रांसमिशन और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, मैसेजेस, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस, ये सब कुछ बिटवीन टू और मोर पर्सन इज नोन एज कम्युनिकेशन, ठीक है। इस कम्युनिकेशन में कई तरीके हैं। एक है ओरल, यानी हम जिस तरह से अभी मैं बोल के पढ़ा रहा हूँ ये ओरल कम्युनिकेशन हुआ, ठीक। और दूसरा है रिटन, हम लिख करके समझाते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है लिख करके बताना यानी मैसेज देना। तीसरा है डायग्राम, पिक्चर्स या ग्राफ्स के थ्रू। जैसे किसी कंपनी की अगर पोजीशन जाननी तो क्या हम कंपनी से पूछते हैं? नहीं, हम कंपनी के डायग्राम्स, पिक्चर्स या उसके ग्रोथ ग्राफ को देख करके उसका ये मैसेज जान लेते हैं कि कंपनी कितनी ज्यादा फ्लरिश कर रही है, कितनी ज्यादा ग्रो कर रही है, ठीक। और लास्ट है जेस्चर्स। जेस्चर्स का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट से भी कई सारे मैसेज हमको मिल जाते हैं। अब अगर मान लेते हैं कोई बंदा अगर गूंगा है, बोल नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? हाथ हिला के इशारा करके बताएगा, तो वो बॉडी जेस्चर्स में जाता है, यानी वो बॉडी के एक्शंस हैं जो कि आपको मैसेज दे देती है। अगर मुझे किसी को रोकना है दूर से ही कि नहीं रुक जाओ, आगे मत आओ, तो मैं क्या करूंगा? मैं ऐसे कर दूंगा कि हाँ इसका मतलब है कि आप रुक जाइए, आप आगे मत आइए। तो वही चीज जेस्चर्स में काउंट होती है और ये भी एक कम्युनिकेशन का तरीका है। वैसे तो कम्युनिकेशन में अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको बोर करेगी, इसीलिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा। तब तक के लिए वीडियो देखिए, जानिए, समझिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज यार अपने डाउट्स इस वीडियो के लास्ट में पोस्ट कर देना, मैं डेफिनेटली आंसर करूंगा, ठीक है। और अगर और भी कुछ पूछना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे ईमेल आईडी जरूर मिल जाएगी, उस पर आप अपने पर्सनल मेल भेज करके मुझसे इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।